स्रोत सामग्री पर आधारित आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम मानव इतिहास की एक बेहद रोमांचक पुरातात्विक जांच पर निकलने वाले हैं। बिना किसी लिखित दस्तावेज के हमारे पूर्वज कैसे रहते थे? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम एक ऐसी पूरी की पूरी सभ्यता का पुनर्निर्माण कैसे कर सकते हैं जिसका एक भी लिखित शब्द हमारे पास मौजूद नहीं है। थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उन छोटे छोटे सुरागों में छिपा है जो हमारे पूर्वज जाने अनजाने पीछे छोड़ गए हैं, और इन्हीं सुरागों को जोड़कर हम उस प्राचीन दुनिया को फिर से जिंदा कर सकते हैं। भाग 1 मध्य पाषाण काल। इन सुरागों को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें भारतीय उपमहाद्वीप में मानव इतिहास के इस बहुत बड़े कालखंड को समझना होगा। अगर हम मानव इतिहास की टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये कहानी सच में बहुत लंबी है। सोचिए, 70,000 साल पहले केरल में मिले सबसे पुराने आनुवंशिक साक्ष्य से लेकर 30,000 साल से भी पहले आबाद मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर तक का सफर। और फिर आता है हमारा सबसे अहम पड़ाव, लगभग 10,000 साल पहले का मध्य पाषाण काल, जहां पत्थर के औजारों में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। ये वो समय था जब इंसानों ने एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग लगाई। पुराने भारी भरकम क्वार्ट्जाइट औजारों को छोड़कर उस समय के इंसानों ने जैस्पर, एगेट और चर्ट जैसे पत्थरों से बेहद बारीक और छोटे औजार बनाना शुरू कर दिया। इन्हीं छोटे ज्यामितीय आकार के पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। इन औजारों की अलग अलग आकृतियां देखना सच में काफी दिलचस्प है। लेख्या से मिले इन त्रिकोण और ट्रिपीज यानी समलंब आकार के औजारों पर गौर कीजिए। आकार में छोटे होने के बावजूद इनके धारदार डिजाइन ने उस समय शिकार करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। ये उस समय के लिए एक तरह का गेम चेंजर साबित हुए। भाग 2 चट्टानों में सुराग। समय और औजारों की बात तो हो गई, अब हमारी जांच उन जगहों की तरफ मुड़ती है जहां ये ऐतिहासिक खजाने असल में छिपे हुए हैं। ये भौगोलिक फैलाव हमें बताता है कि ये कोई एक जगह तक सीमित घटना नहीं थी। राजस्थान, मालवा और गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश व मैसूर तक इसके साक्ष्य फैले हैं। उत्तर प्रदेश में सराय नाहरराय और महदाहा, तो वहीं मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़ जैसे बेहद अहम स्थल। इसका सीधा सा मतलब है कि उस समय के समुदाय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग माहौल में खुद को ढाल रहे थे और तेजी से फल फूल रहे थे। भाग 3 लेक हेहिया के कंकाल। चलिए अब हम अपना ध्यान उत्तर प्रदेश की विंध्य पहाड़ियों में मौजूद एक बहुत ही खास और डेटा से भरे स्थल पर लगाते हैं, जिसे लेक हेहिया कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही रॉक शेल्टर में पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान समय की परतों में दबे 17 अलग अलग मानव कंकाल मिले। ये कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि हमारे अतीत की जीवन शैली और मृत्यु संस्कारों को समेटे हुए एक पूरी की पूरी रिकॉर्ड बुक थी। और यहीं पर हमारा मुख्य फोरेंसिक तरीका काम आता है। इस स्रोत के मुताबिक जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य पुरातत्व से मिली सांस्कृतिक जानकारी को कंकालों से मिले जैविक डेटा के साथ जोड़ना है। आसान शब्दों में कहें तो हड्डियों को सिर्फ जीव विज्ञान के नजरिए से नहीं, बल्कि मानव व्यवहार के एक गवाह के रूप में पढ़ना। इन कब्रों की गहराई से जांच करने पर एक बहुत ही खास सांस्कृतिक परंपरा सामने आती है। कंकालों का सिर मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की दिशा में रखा गया था, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मृतकों के साथ हिरण के खुर और कछुए के खोल जैसी दिलचस्प चीजें भी दफनाई गई थीं। ये चीजें हमें उनके अंतिम संस्कार की रहस्यमयी रस्मों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। भाग 4 दांतों में छिपे रहस्य। हमारी ये जांच तब और भी गहरी हो जाती है जब हम कंकालों की बारीकियों, खासकर उनके दांतों पर नजदीक से गौर करते हैं। यहाँ जो डेटा है वो सचमुच चौंकाने वाला है। लेखिया के लोगों में दांतों की सड़न या कैविटी की दर केवल 0.5% थी। दमदमा और महदाहा में भी ये दर लगभग 0 के बराबर थी। ऐसा लगता है कि उस जमाने में किसी को डेंटिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दांतों में कैविटी का ना होना उनके रोजाना के खान पान के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। इन अलग अलग जीवन शैलियों की तुलना करने पर तस्वीर एकदम साफ हो जाती है।
शिकारी संग्रहकर्ता मुख्य रूप से बिना प्रोसेस किए गए खुरदरे और प्राकृतिक खाने पर निर्भर थे। इस तरह के आहार से उनके दांत घिस तो जरूर जाते थे, लेकिन उनमें कभी कैविटी नहीं होती थी। इसके उलट खेती करने वाले लोगों के आहार में प्रोसेस्ड खाना शामिल होने लगा, जिससे दांतों की सड़न काफी बढ़ गई। इससे ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि लेखिया के लोग अपना खाना मुख्य रूप से जंगलों से ही इकट्ठा करते थे। यह शारीरिक अंतर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल सुराग है। डेटा से पता चलता है कि लेकाहिया की महिलाएं मैदानी इलाकों की महिलाओं की तुलना में शारीरिक रूप से अधिक कोमल या दुबली थीं और उनकी औसत ऊंचाई भी कम थी। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद पहाड़ी इलाकों के कठिन माहौल में रहने वाली महिलाओं के लिए तनाव का स्तर काफी ज्यादा था, या फिर मैदानी इलाकों के मुकाबले वहां महिलाओं के प्रति सांस्कृतिक व्यवहार में कोई गहरा अंतर था। भाग 5 पशुपालन की शुरुआत। ये सभी जैविक और पुरातात्विक सुराग अंततः मानवता के एक ऐसे स्मारकीय बदलाव पर आकर मिलते हैं जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ा। माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल करके अलग अलग जानवरों के उन्नत शिकार से शुरुआत हुई। फिर इंसानों ने जानवरों को अपना साथी बनाना शुरू किया, जिसका पक्का सबूत हमें इंसानों के साथ दफनाए गए कुत्तों और बागोर व आदमगढ़ में भेड़ बकरियों के पालन से मिलता है। और आखिर में 7000 ईसा पूर्व के आसपास सांभर में बीज बोने के साक्ष्यों के साथ शुरुआती खेती की नींव पड़ी। हम यहाँ सचमुच आधुनिक समाज के बिल्कुल शुरुआती दौर को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देख रहे हैं। तो अंत में एक सवाल, ये प्राचीन हड्डियां और पत्थर मानव के खुद को ढालने की इस शानदार विरासत के बारे में हमें क्या बताते हैं? ये सभी साक्ष्य हमें एक बहुत गहरे विचार में छोड़ जाते हैं। मध्य पाषाण काल के लोगों का जो शारीरिक और सांस्कृतिक लचीलापन था, उसकी गूंज आज भी हमारे मानव जीव विज्ञान और समाज में महसूस की जा सकती है। यह इतिहास सिर्फ म्यूजियम में रखे पत्थरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की नींव में बसा है। क्या आज भी हम उसी विकास और बदलाव का हिस्सा नहीं हैं? ये यकीनन सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है।